गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सारे का सारा चैप्टर हम स्टडी मटेरियल से ही करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं जो अपने काम को डिपार्टमेंट में बांट के करवाते हैं। इट्स लाइक कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा ना आपने, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, और फिर जाके फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो कलेक्टिव एफर्ट होता है ईच प्रोसेस का, और फिर जाके चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो सेम अगर आप उसी प्रोसेस कॉस्टिंग की अकाउंटिंग करना चाहते हो, इट्स लाइक डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल में मतलब ये समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैंडेटरी होता है वो तो यही होता है कि आपने जो अकाउंट्स बनाने हैं एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। लेकिन वो चाहती है कि ईच डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को वो जान सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसको वैल्यूएट कर सके। इसलिए वो अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को डिपार्टमेंट वाइज कर देती है। तो वही है यहाँ पर। और ये पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर इफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स फॉर कैरिंग ऑन सेपरेट फंक्शन। डिपार्टमेंट का मतलब वही हो गया ना, फॉर ईच प्रोसेस वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट, फॉर ईच एक्टिविटी वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट। और सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और मिलके काम करके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। इट्स मैनेजमेंट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को वो जानना चाहता है। देखो अकाउंटिंग सिस्टम में तो ये मैंडेटरी, मैंने आपको अभी बताया कि आपको एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने, आपको डिपार्टमेंट वाइज करने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों करते हैं? मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है फाइंडिंग आउट द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट, मिलके टोटल प्रॉफिट बनता है। उसके लिए हमें हर एक डिपार्टमेंट के रिजल्ट बनाने पड़ेंगे कि कितना वो हर डिपार्टमेंट उस टोटल प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो इनएफिशिएंट है तो कितनी इनएफिशिएंसी है, अगर किसी डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है तो कितना लॉस आ रहा है, अदरवाइज ये पता नहीं चलेगा। To ascertain their relative efficiencies, this can be made possible only if departmental accounts are prepared। अगर आप उस अकाउंट को डिपार्टमेंट वाइज कर दोगे, कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प and assistance to the management as they provide necessary information for controlling the business more intelligently and effectively. It also helpful in readily identifying all type of wastage of material or money. Also attention is drawn to inadequacies or inefficiencies in the working of department or units into which business may be divided। तो मतलब वही हो गया ना, ईच डिपार्टमेंट की कमियों को जानने के लिए हमें अपने अकाउंट को डिपार्टमेंट वाइज बनाना है। आप ये समझिए कि आपके जो पहले क्या होता था, जब सीपीडी का रिजल्ट आता था वो कलेक्टिव आता था। सपोज करो आउट ऑफ 200 मार्क्स होते थे, तो सब्जेक्ट तो तब भी 4 ही होते थे, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज तोड़ के नहीं बताया जाता था कि आप किस में कितना स्कोर कर रहे हो। मिनिमम मार्क्स आपका 100 पासिंग था, और उसको टोटल बता दिया जाता था कि स्कोर इतना। तो स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता था कि वो किस सब्जेक्ट में बेटर है, किस सब्जेक्ट में उसने अच्छा किया। अगर फेल हुआ तो किस सब्जेक्ट की वजह से फेल हुआ, उसको पता ही नहीं चलता था। अब बाद में इन्होंने क्या कर दिया कि अब जो फाउंडेशन के रिजल्ट आते हैं वो सब्जेक्ट वाइज आते हैं, कि आप अकाउंट्स में क्या स्कोर कर रहे हो, आप रीजनिंग और वो स्टैट्स वगैरह में क्या स्कोर कर रहे हो, लॉ में क्या स्कोर कर रहे हो, और इंग्लिश पीसी के वगैरह जो भी है उसमें क्या स्कोर कर रहे हो। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है ना कि आपको आपकी रिलेटिव वो समझ में आ जाती है कि आप किस में ज्यादा आपको हार्ड वर्क और करना चाहिए टू स्कोर। अदरवाइज पहले पता ही नहीं चलता था, पहले तो कलेक्टिव स्कोर पता चल जाता था, पास फेल नंबर इतने। इसलिए वही चीज यहाँ पर है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड से तो क्या पता चल रहा है कि आप कितने प्रॉफिट कमा रहे हो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैंडेटरी क्या करता है कि आपको पीएनएल बनाना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन होल, बैलेंस शीट बनानी है ऑर्गेनाइजेशन की पूरी। लेकिन मान लीजिए जो भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया उसमें किस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका अंदाजा नहीं लग पाता। और हो सकता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो घाटे में हो, लेकिन टोटल में जाके प्रॉफिट दिख रहा है हमें, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, उसकी इनएफिशिएंसीज को ट्रीट नहीं कर पाते, उसकी वेस्टेज को ट्रीट नहीं कर पाते।
जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपका इंटर का रिजल्ट ऐसा हो कि आपको ग्रुप वाइज मार्क्स दे दिए जाए और ये ना बताया जाए, पास फेल बता दिया जाए, ये ना बताया जाए कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर बच्चा फेल हो जाता है, ये एनालाइज करना कि किसको किस चीज के ऊपर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वही चीज यहाँ पर कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स तो पता चल जाते हैं आपको, लेकिन वही है ना, वो चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसीज, वेस्टेजेस आइडेंटिफाई हो, उनके प्रॉफिटेबिलिटीज आइडेंटिफाई हो। अगर वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी हाईलाइट होना चाहिए। और सिमिलरली फिर उनके डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं, उनको इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं, उनको पेनलाइज किया जाता है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसलिए हमारे रिजल्ट डिपार्टमेंट वाइज होने चाहिए। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया है कि आपको कैसे डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट मेंटेन करने हैं। हमारा जो मैंने आपको बोला फाइनेंशियल सिस्टम है, किसी में भी आपको अकाउंट मेंटेन करने का तरीका नहीं है कि आपको कैसे डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन करने हैं। तो आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हो, इस यूर विश। तो आइए देखते हैं। एडवांटेज आपको मैंने बताई दिए, वही एडवांटेजेस है। मेथड्स क्या है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के ना दो बेसिकली मेथड है, जहां पर एक सारे अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पर बनाए जाते हैं, और फॉर ईच डिपार्टमेंट वी हैव गॉट सेपरेट कॉलम, और सेपरेट कॉलम को जोड़ के टोटल में चला जाता है। मान लो आपके 4 डिपार्टमेंट है, तो हर खर्चा किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है उसमें डाल दिया जाता है, और बाद में सारे कॉलम्स को ऐड करके टोटल निकाल लिया जाता है। मतलब आपको सेपरेट बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप और डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, इन दैट केस पॉसिबल होता है कि आप हर एक डिपार्टमेंट की सेपरेट बुक्स मेंटेन कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए फॉर ईच डिपार्टमेंट की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन सा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है डिपार्टमेंट में? देखो, 2 तरीके के खर्चे होते हैं, एक डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर होता है, एक कॉमन एक्सपेंडिचर होता है। सबसे ज़्यादा जो मेन होता है प्रॉब्लम आती है कि आप कॉमन खर्चे को कैसे बांटोगे। डिपार्टमेंट वाइज खर्चे तो पता है कि डिपार्टमेंट की इतनी सैलरी है, उसके इतना रेंट पे कर रहे हो आप, उसके इतने एक्सपेंसेस हैं, उसके इतने अदरवाइज और खर्चे हैं। लेकिन जो कॉमन खर्चे हैं उनको बांटने की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे बांटोगे? बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग द डिपार्टमेंट। कोई भी बेसिस हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर तो आप आइडेंटिफाइएबल एक्सपेंसेस हैं, आसानी से वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट से रिलेट हो सकते हैं, तो आप उसको उस डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। और अगर कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो इस बेसिस पे कोई भी बेसिस ले सकते हो आप। जैसे कहते हैं रेंट, रेट एंड टैक्सेस को आप फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दो। आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है ना, सेम है। ओवरहेड में जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम बेसिस लेके बांट रहे होते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है कि कॉमन खर्चे कैसे बांटोगे। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, फ्लोर एरिया के हिसाब से, लाइटिंग एंड हीटिंग, कंजम्पशन के हिसाब से, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से, कैरेज, इनवर्ड एंड डिस्काउंट, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, वेजेस एंड सैलरी, टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, तो टाइम बेसिस के ऊपर वही चीज़ आ जाती है। लेबर वेलफेयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से, प्रोविडेंट फंड एंड ईएस कंट्रीब्यूशन, अगेन वेजेस एंड सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से वो बांटे जा सकते हैं। उसके बाद अगर तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो मैंने बता दिया कि आप उस डिपार्टमेंट में बांट दो। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कॉमन खर्चे होते हैं, तो कॉमन खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज आप बांटोगे, तो वो कोई ना कोई बेस लेके आप उसको बांट दो। क्लियर? उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ये आपको मालूम है, जो हर एक्टिविटीज के लिए डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जिनके दूसरे डिपार्टमेंट के साथ नेग्लिजिबल ट्रांसफर होते हैं, वो खुद सेल करते हैं। एक होता है, देखो, प्रोसेस ए से गया प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी से गया सी में, और फिर होगी सेल। ये सारे डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं फाइनल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक दूसरे पर आधारित है। अगर ये माल बना के इसको नहीं बेचेगा तो बी के पास इनपुट नहीं आएगा, बी बना के सी को नहीं भेजेगा और सी के पास इनपुट नहीं आएगा। तो ये सारे डिपेंडेंट हो गए। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है, ये भी सेल कस्टमर को कर रहा है, बी अलग प्रोडक्ट में डील करता है, वो अलग कस्टमर को सेल करता है, सी अलग को डील करता है, तो वो अलग कस्टमर को सेल करता है। इनमें आपस में जो ट्रांसफर है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। दे मस्ट बी डीलिंग इन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत कम है। तो
ऐसे डिपार्टमेंट को आप इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बोल देते हैं, जो डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड और बहुत ही रेयरेस्ट चीज़ों के लिए होते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं कि वो एक हर एक्टिविटी के लिए ऑलमोस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, उसका आउटपुट तीसरे का इनपुट बन जाता है, तो उनमें इंटरनल ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होते हैं। इन डिपार्टमेंट में जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपके इंटरनल जो ट्रांसफर्स होते हैं वो नेग्लिजिबल हैं, और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट में आपके इंटरनल ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई गुड्स सप्लाई करता है, जैसे मेरा आउटपुट आपके लिए इनपुट हो जाता है, तो हमारे बीच का जो ट्रांसफर होगा वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होंगे। दूसरे का तीसरे के पास चला जाता है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होंगे। अब जो आप इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो वो आपका कॉस्ट पे भी ट्रांसफर हो सकता है, आप उसको प्राइस पे भी दिखा सकते हो, मार्केट प्राइस पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, और कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमने नहीं किया था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, वही यही, उसमें क्या था? उसमें भी यही था, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से एक दूसरे को कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं, और कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसमें मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें एक फिक्स परसेंटेज जुड़ी हुई है, दैट मे बी मोर और लेस देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जब आप इंटरनल ट्रांसफर कॉस्ट पे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको चीज दी, मैंने आपसे प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन जब मैं आपको इन दोनों में से ट्रांसफर करता हूँ, चाहे मैं आपको मार्केट प्राइस पे चीज सप्लाई कर रहा हूँ, चाहे मैं एक एग्रीड परसेंटेज जोड़ के सप्लाई कर रहा हूँ, अगर तो माल आपने बेच दिया तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, और अगर आपके स्टॉक में वो माल बचा रहा तो उसका मुझे स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ अदर डिपार्टमेंट। तो वो चीज इसमें खास है कि अगर तो मैं आपको कॉस्ट पर, मतलब अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो चुप करके प्रॉफिट निकाल लो। डिपार्टमेंट ए का तो कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट आएगा ही नहीं। ठीक है, डिपार्टमेंट बी कस्टमर को बेचेगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं इसको कॉस्ट की जगह डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर कर दिया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन मान लीजिए ये माल इसके स्टॉक में चला गया, तो ये वाला जो प्रॉफिट होगा वो अनरियलाइज हो जाएगा। यह बात आपको मालूम है, ठीक है, कि जब माल बिके ना तो उसका प्रॉफिट अनरियलाइज हो जाता है। हमने बात की थी अभी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में भी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अगर गुड सप्लाई करता है और अगर वो आगे बिके ना तो उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करना होता है, तो वही हमें एलिमिनेट करना पड़ता है ईयर एंड पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट रहता है। व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट मींस कि एक डिपार्टमेंट ने जब दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे गुड्स ट्रांसफर किए और वो गुड्स उस डिपार्टमेंट के स्टॉक में पड़े हैं, यानी कि वो कस्टमर को ट्रांसफर नहीं हुए, इसका मतलब उस डिपार्टमेंट ने जिसने गुड्स ट्रांसफर किए थे जो प्रॉफिट कमाया था वो अनरियलाइज हो गया, जो उसके स्टॉक में पड़ा हुआ। उसको कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा वो सीखेंगे हम लोग, लेकिन उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। टोटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से वो हटा दिया जाएगा, याद रखना, टोटल प्रॉफिट से हटाया जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में वो काउंट होगा। मैंने आपको माल बेचा, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, आपने स्टॉक में रखा, वो आपकी सिरदर्दी, मेरे प्रॉफिट में काउंट होगा वो डिपार्टमेंट के। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एज ए होल निकालूंगा ना तो उसमें से वो मुझे प्रॉफिट अनरियलाइज हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एंट्रीज ये मैं बता दूंगा अभी कैसे निकलता है स्टॉक रिजर्व। इसके लिए एंट्रीज जो होगी वो प्रॉफिट लॉस टू स्टॉक रिजर्व होगी। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जनरल P&L है कंबाइंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में वो आ जाएगा, उसमें डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में वो हटाया नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमने ब्रांच में भी तो किया है, हेड ऑफिस ब्रांच को माल सप्लाई कर रहा है, ब्रांच से बिक नहीं रहा तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट ब्रांच हटा देती है। यहाँ पर भी सेम है, डिपार्टमेंट के प्रॉफिट में तो वो प्रॉफिट आएगा, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं आप बेचो ना बेचो, अगले डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन होल वो प्रॉफिट नहीं है, मिला ही नहीं, रियलाइज ही नहीं हुआ, तो उसको स्टॉक रिजर्व के थ्रू हटाना पड़ेगा। सिमिलरली जब ओपनिंग स्टॉक बिक जाएगा तो उसका स्टॉक रिजर्व ऐड हो जाएगा टोटल में। ठीक है, और बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक रिजर्व है ये स्टॉक में से माइनस करके दिखाया जाता है ऑलवेज। आपने ये उसमें भी ब्रांच में भी पढ़ा और उसमें भी पढ़ा, कंसाइनमेंट भी पढ़ के आए हो
और वैसे भी आपको पता है कि जो स्टॉक होता है वो इनवॉइस प्राइस पर आएगा। आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पर आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक कैसे आएगा, ईच डिपार्टमेंट का स्टॉक बैलेंस शीट में आ जाएगा, उसमें से जो स्टॉक रिजर्व है वो माइनस कर देंगे और ये वाली फिगर नेट बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, आइए, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू क्यू, यानी सी पी से क्यू को गुड्स ट्रांसफर किए और ये ट्रांसफर किस प्राइस पर हुए हैं, एट 50% अबव कॉस्ट, यानी कि मैं आपको जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर कर रहा हूं 50%। अब क्यू डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 27,000 है, इस 27,000 में पी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 27,000 में पी का अनलाइज प्रॉफिट होगा 1/3, 9,000। ठीक है, 1/3 मतलब 1/2 ऑन सेल, 1/2 ऑन कॉस्ट और 1/3 ऑन सेल। ठीक है, अगर आप कॉस्ट 2 रुपए की है और अगर आप 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो तो सेल पे ये प्रॉफिट की परसेंटेज 1/3 हो जाती है, तो ये आपका 9,000 का अनलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकंड, Z Limited has 3 डिपार्टमेंट्स एंड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसको प्रेजेंट करने का तरीका वही होता है, कॉलम वाइज बना लो, ट्रेडिंग भी कॉलम वाइज बन जाएगा और पीएनएल भी कॉलम वाइज बन जाएगा, डिपार्टमेंट के प्रॉफिट आ जाएंगे, फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट निकालना ऑर्गेनाइजेशन का फिर नीचे जाके कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, Z Limited has 3 departments and submit the following information for the year ending 31st March 2011। तीनों की परचेज गिवन है, यूनिट्स की परचेज गिवन है, अमाउंट इकट्ठी है 6 लाख की अमाउंट, सेल गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ Z Limited। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, डिपार्टमेंटल बनाना है, कॉलम वाइज बनाना है, अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आएगी मेरे को आइडेंटिफाई करके बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो कैसे करोगे, डिपार्टमेंट वाइज बताना है, टोटल तो बन ही जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। फॉर ईच डिपार्टमेंट वी हैव सेपरेट कॉलम, डिपार्टमेंट ए का सेपरेट कॉलम होगा, ट्रेडिंग में बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई और बाद में सेल भी आपको आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट निकालना होगा। जल्दी बताइए कैसे करोगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। हाँ तो बनाओ ना, सिंपल कैसे बनेगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बनाना है, जल्दी 5 मिनट नहीं है, सोच के बताओ ना कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सिंपल जीपी निकालना है डिपार्टमेंट का, कैसे आएगा पर यूनिट, सेल निकाल लोगे, टोटल सेल, ओ यार सेल अलग यूनिट्स की है, परचेज अलग यूनिट्स की है, क्या बात कर रहे हो। ओहो, जीपी रेशो कैसे निकलेगी, दिमाग पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाते हो, घर पर ही रह जाता है। एक बार बताओ, सेल कर रहे हो आप इतने यूनिट्स की, परचेज इतनों की थोड़ा ना कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है आपका, तो परचेज होगे ना, ये परचेज ज्यादा की है, माइनस कैसे कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना आपके यूनिट, ओपनिंग नहीं है हमारे पास यहाँ पर, है ना, क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब परचेज में से बच गया ना माल, ओपनिंग वही होता है। सेल जो है की यूनिट्स है वो उनकी कम है, खरीदे ज्यादा यूनिट्स हैं। देखो आपने ये 6,000 यूनिट खरीदे, 12,000 खरीदे, 14,400 खरीदे, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, मतलब बाकी यूनिट सेल कर दिए हमने,
आप कह रहे हो कि हम सेल दिखाएंगे जी इनकी, दिखा दो। आप कहते हो 6 लाख माइनस कर देंगे, गलत कर दोगे। 6 लाख, ओ यार मेरे को बोल तो देने दे। 6 लाख जो है वो 6 लाख है, वो अलग यूनिट की परचेज है, और सेल आप अलग की दिखाओगे, माइनस कैसे कर दोगे? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो माइनस कर देंगे। ये तो सेल आ गई। हाँ, ये करना पड़ेगा कि आपकी जितनी परचेज है उतने यूनिट की सेल माननी पड़ेगी। ठीक है, आपको सेल में ये लेने पड़ेंगे, और चीज पता है वहां से जीपी की रेशियो आ जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर उसमें से इन्होंने बोला हुआ है, देखो, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म। जीपी का रेट ईच प्रोडक्ट के केस में यूनिफॉर्म है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से जीपी रेशियो या वो माइनस कर देंगे, हर एक की कॉस्ट आ जाएगी, हो जाएगा। देखो, ये देखिए, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकाल ली पहले। हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो भी यूनिट्स हमारे पास है उनको हम लोगों ने सेल कर दिया। एक्चुअल सेल लेके नहीं कर सकते आप। तो 6,000 खरीदे थे, अगर बेचते तो 240 का। डिपार्टमेंट बी ने 12,000 यूनिट्स खरीदे हैं, अगर ये बेचते तो इतने का। डिपार्टमेंट सी ने 14,400 यूनिट्स खरीदे हैं, अगर बेचते तो इतने का। टोटल सेल आती है आपकी 15 लाख, और परचेज कितनी आई है टोटल? 6 लाख। इन्हीं यूनिट्स की परचेज है ना, इन्हीं यूनिट्स की परचेज है, इन्हीं की सेल ले ली, जीपी आ गया। जीपी को सेल पे निकाल के 60%। और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। जीपी रेशियो वो यूनिफॉर्म है। अगर ये बात ना लिखी होती फिर भी ना निकाल पाते, क्योंकि जो आता वो एवरेज जीपी आ जाता। तो यहाँ तो जीपी हर एक में सेम है, तो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसका 40% क्या आ गया आपकी, 60% जीपी आ गया, ये आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, और आपके परचेज यूनिट्स पता है, आप उसको मल्टीप्लाई करके ये आपकी परचेज कॉस्ट आ गई, बस बात खत्म। ठीक है, और ये रहा आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, कॉलम वाइज बना देंगे। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा हाँ, ये वर्किंग नोट बनाया क्योंकि आपकी परचेज अलग है। ठीक है, वो वहां से ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा। सेल अलग है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज भी गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा। ये देखो लास्ट में निकाल के रखा हुआ है इन्होंने, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, और अगर वो परचेज माइनस करोगे तो ये आपके पास पहले से पड़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग स्टॉक को करंट परचेज पर वैल्यू कर दोगे। ये परचेज है, ये सेल है डिपार्टमेंट की। इनके इंटर डिपार्टमेंटल सेल नहीं है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे, जस्ट फाइनली सेल कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, कॉस्ट पता ही है, जीपी आ गया। ठीक है जी, चलिए। आ सकती है। ना कोई बात नहीं, जीपी पता है हमें, सेल भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, निकल जाएगा। नहीं नहीं, हैं, और यार स्टेप के तो होते हैं, ये वर्किंग नोट बैलेंसिंग फिगर है तो क्यों निकालना है, वैसे ही वहां पर भी तो बैलेंसिंग फिगर ही निकाल रहे हो। कर सकते हो आप, सब्जेक्ट टू टाइमिंग, अगर आपके पास टाइम है तो निकाल के दिखा दो, नहीं तो वही कर दो। चलिए, ब्रह्मा लिमिटेड है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड। बस करना क्या है, डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंट बनाने और कुछ नहीं करना। ठीक है, इजी चैप्टर है। ये आपका थर्ड। Brahma Limited has 3 departments and submit the following information for the year ending this. परचेज दिया हुआ है 5,000, 10,000, 15,000, परचेज अमाउंट 8,40,000, सेल दे रखी है 5,200, 9,800, 15,300, सेलिंग प्राइस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रेट यूनिफॉर्म है। इससे देख के पता चलता है कि स्टडी मटेरियल वाले पढ़ते पुढ़ते नहीं है। सेम क्वेश्चन डाल दिया, अगला फिर सेम है, ये फिगर चेंज कर दी, सेम क्वेश्चन डाल दिया।
मतलब ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं बस उठा के, सेम है। आइए, ओमेगा is a departmental store having 3 departments X, Y and Z. The information regarding 3 departments for the year ended 31st March 2011 are given below. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, परचेज की वैल्यू गिवन है, डेटर्स गिवन है एट द एंड, सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, ये सारे कॉमन बेस दिए गए जिसके हिसाब से कॉमन खर्चे बांटोगे। देखो अगर कोई खर्चा ऐसा होता है जिसको आप बांट ही नहीं सकते, वो फिर हम कॉमन P&L में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप बांट सकते हो तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस में, देखो पहले तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वहाँ से जीपी आता है, फिर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, डिपार्टमेंट प्रॉफिट लॉस में इंडायरेक्ट खर्चे डाल देते हैं डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन वहाँ से ईच डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आ जाता है। फिर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम बांट ही नहीं सकते, कोई बेस ही नहीं है, वैसे खर्चों को फिर हम लोग क्या करते हैं, जनरल P&L में डाल देते हैं। यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आता है, स्टॉक रिजर्व प्लस माइनस होते हैं और फिर जनरल P&L में माइनस कर देते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ बना के बताया था, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स है, सेल है और वेजेस हैं, अदर एक्सपेंसेस है, जीपी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक डाल के जीपी आ गया सारा। और फिर ये देखो हमने निकाल लिया, जीपी इधर ले गए और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एलोकेटेड है, ठीक है, और जो ऑलरेडी बटे हुए हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉमन है बट उनको किसी बेसिस के ऊपर एलोकेट कर देंगे, वहां से प्रॉफिट आ गया। और जो खर्चे ये जनरल P&L आ गया, ये तीनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स आ गए यहाँ पर, ये देखो आपका ये वाला प्रॉफिट आ गया, ये पहले का, सेकंड का, थर्ड का, इसमें से जो अनलाइज प्रॉफिट है वो माइनस कर दिया क्लोजिंग का, तीनों डिपार्टमेंट का अनलाइज प्रॉफिट और ओपनिंग का ऐड कर लिया, और जो कॉमन खर्चे हम बांट नहीं पाओगे वो हमने यहाँ दिखा के फाइनली प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है जी। और नोट्स रिलेटेड टू कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैंने कुछ बातें लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ। इफ कॉमन एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड इट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ खर्चे हैं ना तो बटे हुए हैं ना किसी कॉमन बेसिस पे आप उसको बांट पाओगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस की जगह जनरल P&L में, ये वाले जनरल P&L में डाल देंगे, जहां पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट फाइनली निकाला जाएगा। यहां तक तो आप देखिए आपके डिपार्टमेंट के प्रॉफिट ही आ रहे हैं, ये पहले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, ये सेकंड डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है और ये थर्ड डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का निकाला है, तो यहां पर डाल देंगे। दूसरा पॉइंट, इन केस कॉमन एक्सपेंसेस बट कैन बी एलोकेटेड, अगर कहता है कॉमन एक्सपेंसेस है but can be allocated among various departments, then such expenses should be allocated on suitable basis, so and recorded in departmental profit and loss account, उसे departmental profit and loss में डाल देंगे। next, if common अच्छा ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम जनरली सेल की रेशियो में बांटते हैं, तो सेल में हमने, वैसे तो सेल में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी सेल मानी जाती है, अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को माल बेच रहा है तो वो भी सेल में काउंट होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बांटते समय हमने सेल, वही सेल लेनी है, उसी सेल की रेशियो लेनी है जो आपने आउटसाइडर्स को की है। इंटरनल डिपार्टमेंटल सेल को कंसीडर नहीं करना अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को बांट रहे हो। सिंपल सा रीजन है, मुझे आपको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के खर्चे उसी सेल की रेशियो में बांटे जाते हैं जो आउटसाइडर्स को हुई, वही लिखा हुआ है। इफ common advertisement expenditure is allocated on sale ratio among various department, internal sales should not be considered for that purpose, internal sale आप पर्पस के लिए कंसीडर नहीं करोगे, क्लियर। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड कैलकुलेशन ऑफ अनलाइज प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ अदर डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन में दिया होता निकल जाता है, ठीक है। आइए वापस चलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, the balances of other revenue items in the books for the year are given below. Carry inward है, carriage outward है, salaries, advertisement, discount received, rent, rate and taxes, depreciation on furniture, electricity expenses, labor, welfare expenses,
You are required to prepare departmental trading and profit and loss accounts for the year ended 31st March after providing provision for 5% bad debts. वो डेटर प्रोविजन बनाने के लिए दिए गए हैं. ठीक है, चलिए बनाने हैं. तो आइए देखते हैं. ओपनिंग स्टॉक जाएगा कहाँ पर? डिपार्टमेंट के ओपनिंग में 3 डिपार्टमेंट बनेंगे, एक्स का, वाई का और जेड का, और नीचे P&L भी 3 बनेंगे, एक्स का, वाई का, जेड का. ओपनिंग स्टॉक आएगा और डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट वाइज परचेज आ जाएगा. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्वेश्चन में नहीं है. इसका मतलब जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है. सेल दिखाओगे बाय वाली साइड में, ये भी ट्रेडिंग में आया, ये भी ट्रेडिंग में आया और ये भी ट्रेडिंग में आया. क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे और बस बाकी जो आएगा. एक मिनट, कैरेज इनवर्ड है, परचेज की रेशियो में बांट दोगे, है ना. और कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल की रेशियो में बांटोगे. तो सारी सेल आउटसाइड बाहर वालों को है तो उसकी रेशियो में. सैलरीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में बांट दोगे. उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सेल की रेशियो में बांट दोगे. डिस्काउंट अलाउड सेल की रेशियो में बांटोगे और डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज की रेशियो में बांटोगे. रेंट रेट एंड टैक्सेस फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दोगे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर के रेशियो में बांट दोगे. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की रेशियो में बांट दोगे. और लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में बांट दोगे. उसके बाद जो डेटर्स हैं उसके ऊपर 5% प्रोविजन ईच डिपार्टमेंट का बना देंगे. ठीक है, ये बना हुआ. चलिए ये देखिए, कैरेज इनवर्ड को परचेज की रेशियो में बांट दिया, कैरेज आउटवर्ड को सेल की रेशियो में, सैलरी एम्प्लॉइज की रेशियो में हो गया, एडवर्टीजमेंट टर्नओवर की रेशियो में, डिस्काउंट अलाउड टर्नओवर डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज की रेशियो में, रेंट रेट एंड टैक्सेस फ्लोर एरिया की रेशियो में, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फर्नीचर की रेशियो में, लेबर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम के हिसाब से प्रोविजन ऑटोमेटिकली जो डेटर है उसका 5% निकाल देंगे. ठीक है, और कैरेज इनवर्ड आपको मालूम है ट्रेडिंग में आता है तो ट्रेडिंग में डाला. ठीक है ना. चलिए बाकी तो पता ही है. स्टॉक ओपनिंग आएगा, परचेज आएगा, कैरेज आएगा और सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा और जीपी आ जाएगा. ये जीपी आ गया और जीपी बाय वाली साइड डाल के डिपार्टमेंट वाइज बाकी करके बांट दिए. चलिए आइए यहाँ पर. Mrs. X has 2 departments A and B. From the following particular, prepare consolidated trading account and departmental trading account. Consolidated भी पूछा है यानी कि टोटल भी बनाना पड़ेगा and departmental trading account for the year ending 31st December 2011. Opening stock consisted of purchase goods at cost. ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये परचेज आ गया, ये सेल आ गई, वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक जो परचेज गुड्स हैं यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये फिनिश गुड्स का स्टॉक. ठीक, ये रे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. परचेज गुड्स ट्रांसफर किए हैं B to A, A to B, B to A ट्रांसफर भी किए हैं और वापस भी हैं परचेज गुड्स. और फिनिश गुड्स ट्रांसफर किए A to B, B to A. और रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, वो भी आ गया. यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड mutually at their respective departmental purchase cost and finished goods at departmental market price, and that 20% of finished goods at each department represent finished goods received from the other department. ये तो सोचिए जरा कैसे करोगे. आपको बनाना डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग काउंट एंड इकट्ठा भी बनाना है, बताइए कैसे करोगे. चलिए 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन करिए. 5 मिनट ही करना है आपने, जल्दी जल्दी क्विक, उसके बाद मैं करा दूंगा.
हाँ जी, हो गया। चलिए मैं कॉलम बना रहा हूँ, मेरे को फिगर्स बताते रहना है। क्वेश्चन आपके पास, किसी के पास तो होगा, कोई बात नहीं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? एबीसी, दो ही है। टोटल को बाद में देखते हैं। टोटल तो पता ही है क्या करना है, बता दूंगा क्या करना है। तो बना ही देते हैं, फिर कहोगे बताया नहीं। कोई बात नहीं, अलग बना लो जाए। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000, टू परचेज 90,000, हाँ जी 68,000, बाय सेल 1 लाख, हाँ जी बाय इंटर डिपार्टमेंट सेल। एक ही सेल, नेट बताना फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स की अलग है, परचेज गुड्स की अलग है, और फिनिश गुड्स की अलग है। जो परचेज गुड्स है उसकी भी नेट रिटर्न भी है ना, नेट करके बता देना। और ए टू बी बताओ, पहले ए ने जो बी को भेजा नेट रिटर्न माइनस करके बताओ। चलो परचेज की बता दो पहले, सेल। ए ने बी को भेजा 40, क्या कर रहे हो, और बी टू ए, तो यहां इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स। अब देखो ए ने भेजा तो इसके पास आया 8,000, और इसके पास आ गया 10,000। ए ने बी को भेजा तो बी के पास आ गया, और बी ने जब ए को भेजा 10,000 का, तो ए के पास आ गया। सिमिलरली फिनिश गुड्स नेट बता देना रिटर्न के साथ, बताओ। ए टू बी 25,000, रिटर्न माइनस करके, और 28 इधर बी के पास आ जाएगा। और सिमिलरली बी टू ए नेट करके 30, और ये आ गया 30। ठीक, और कोई खर्चा है जो ट्रेडिंग में आएगा? 12,000, और कोई खर्चा? कैरेज, हाँ जी 2,000, और बस बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो जो है परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स, बताओ। परचेज गुड्स ए का 45,000, 100, 6,000, और फिनिश गुड्स 24,000, 14,000। यहाँ पर जीपी आ गया, ए का जीपी बताइए कितना? 38, बी का 46,000। बाय जीपी 38,500, 46,000, बाकी ये खर्चे है ही नहीं। बस अब आप देखो, एक
जनरल P&L बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स ए का और बी का। ए का आया 38,500 और बी का आया 46,000 टू प्रोविजन फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट। ये निकालना है हमें। अब देखो स्टॉक है, ए के पास जो स्टॉक बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो सिर्फ परचेज गुड्स हैं, ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स नहीं है। तो उन्होंने बोला कि परचेज गुड्स तो हम कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो परचेज गुड्स में आपका अंडरलाइज प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कोई अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, जो पिछले साल का अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, और ना ही इसमें है। लेकिन कहते हैं जो फिनिश गुड्स है ना, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि ए के पास जो फिनिश गुड्स है और बी के पास जो फिनिश गुड्स है, उसमें दोनों के दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का अंडरलाइज प्रॉफिट है। तो आप देखिए जो ए के पास है फिनिश गुड्स 24,000, उसमें से 20% गुड्स जो है वो है जो उसे बी ने दिए थे। चेक कर लो, इसे बोलते हैं कंटेंट ऑफ बी इन द स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। कंटेंट ऑफ बी इन द स्टॉक ऑफ ए, इसका मतलब बी के पास जो सारा ए के पास जो स्टॉक है 24,000, वो सारा ऐसा नहीं है जो बी ने दिया है, उसका अपने भी तो हो सकते हैं। तो हमें ये निकालना होता है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट का कंटेंट कितना स्टॉक में। अब देखो 24,000 में जो कंटेंट है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का हिस्सा, वो इतना है। इसमें उसने प्रॉफिट कमाया होगा, कितना कमाया होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज ये ले लो ना, जीपी रेशियो है, देखो ये आप सेल ये और ये जोड़ के निकालो, जीपी रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो ए की। ए ने प्रॉफिट कितना कमाया, 22.38,500 डिवाइडेड बाय सेल में आपने एक 40 और 28,000 दोनों जोड़ने हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट पे हो रहे हैं। प्रॉफिट ये जो 38,500 का प्रॉफिट है, इन दोनों की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो 1 लाख तो कितने परसेंट आया, और बी 46,000 डिवाइड बाय 1,42,000 इंटू 100, 32.39, ये उनकी जीपी रेशियो। जीपी रेशियो निकालते समय हमें इंटरनल सेल्स लेनी होती है अगर वो प्रॉफिट पर है, मार्केट प्राइस पर है, ठीक है। अगर वो मार्केट प्राइस पर है, तो इन्होंने मार्केट प्राइस पर ही सेल किया है, तो हमें लेनी होगी। तो इसमें जीपी की रेशियो 20, हाँ तो बी का ही लेंगे। बी का कितना है, 32.39, ठीक है। और सिमिलरली बी के स्टॉक में ए का एनालाइज प्रॉफिट होगा। बी के पास स्टॉक कितना है, 14,000। अब बी का जो 14,000 है, उसमें ए का कंटेंट निकालना होगा। बी का जो 14,000 का स्टॉक है, उसमें ए का कंटेंट निकालना होगा। ए का कंटेंट 20%, क्योंकि दोनों के स्टॉक, फिनिश गुड्स के स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट का 20% है। इसमें ए का एनालाइज प्रॉफिट होगा 2091। तो निकाल के बताओ, और निकालने के बाद जो आएगा वो आपका, और उसको माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1555, और दूसरे का 642, और जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जब होल का बनाना है, ये तो सिंपल सी बात है। टोटल में आप 32,000 दिखाओगे, परचेज दिखाओगे 1,60,000, और इसको नहीं दिखाओगे। इंटरनल डिपार्टमेंट ना तो सेल आती होती है, ना परचेज आती है टोटल में,
ठीक है, वो प्लस माइनस हो जाएगा बराबर। वेजेस आ गई 20,000 की, और ये 4,000, और ये आपका आएगा 1,50,000 नहीं 2,60,52,000। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डाल लेना कितना आया 10,500 और 38,000, और जीपी जोड़ के आ जाएगा। और फिर इस टोटल में से ये 84,500 है, ठीक है, उसमें से अंडरलाइज प्रॉफिट माइनस करके ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया 82,303। ठीक है, इस तरीके आपको करना है, अनलाइज प्रॉफिट हमने निकाल लेना। एक बार चेक कर लेते हैं। जीपी इतना ही हमारा, और स्टॉक रिजर्व इतना ही, दोनों का जोड़ के 2196 है। देखो जरा, टू 19697 स्टॉक रिजर्व ही होता है। ये प्रोविजन फॉर अनलाइज प्रॉफिट जो होता है बेसिकली स्टॉक रिजर्व है। ठीक है, क्लियर। पहले पता क्या होता था, ये बुक चेंज हुई, इससे पहले कंटेंट में भी कंटेंट निकालना पड़ता। अगर आपने देखा होगा कि जो मैंने मेन क्लास कराई है उसमें कंटेंट कराए हुए हैं, तो वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन है नहीं, वो तो जस्ट आपको मेन क्लास में समझाने के लिए होता है कि ऐसा होता है। लेकिन अब वैसा क्वेश्चन नहीं, अब तो कंटेंट रेशियो गिवन होती है, निकालना कुछ पड़ता ही नहीं है। अब तो बहुत ईजी कर दिया ये चैप्टर, पहले मुश्किल होता था। 3 होते हैं उसमें, सी डिपार्टमेंट में होते हैं, बट इसमें 3 डिपार्टमेंट में भी वो कंटेंट में कंटेंट देते नहीं है। अब पहले क्या होता था, बी में ए का कंटेंट, सी में बी का कंटेंट, उस बी में फिर ए का कंटेंट भी निकालना पड़ता था, कंटेंट में कंटेंट निकाल के फिर जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करके फिर निकलता था। तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा, अगर वो वैसा क्वेश्चन नहीं होगा तो कंटेंट पे कंटेंट नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। और अगर आपने देखना है तो ये देखिए मैंने कराया हुआ है यहां पर, ये अनलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा फर्स्ट डिपार्टमेंट, और ये देखो दूसरे में दोनों का अनलाइज प्रॉफिट ऑफ बी देन अनलाइज प्रॉफिट ऑफ ए, दोनों का हमने अनलाइज प्रॉफिट निकाला हुआ, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जर्नल एंट्रीज भी बताई हुई है। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री और ये आपकी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री, जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी मैं पढ़ देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ अनराइज प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सच ट्रांसफर आर ऑलवेज एट प्रॉफिट, चाहे मार्केट प्राइस पर ले लो, अगर तो कॉस्ट पे है फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है, कॉस्ट पर है फिर तो अनलाइज प्रॉफिट होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट पे कर रहे हो तो उसमें अनलाइज प्रॉफिट होगा। चाहे प्रॉफिट पे कर रहे हो, चाहे मार्केट प्राइस पे कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट की एक फिक्स परसेंटेज जोड़ के कर रहे हो, दोनों में प्रॉफिट होगा। सच ट्रांसफर प्रॉफिट पे होगा, ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट टू दैट डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू दैट डिपार्टमेंट प्लस प्रॉफिट टू दैट डिपार्टमेंट, उस पर जोड़ेंगे और आप उस प्राइस पे आगे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब जो कॉस्ट टू डिपार्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ये पहला डिपार्टमेंट है, आपको कॉस्ट निकालनी होगी। आपके पास जो रॉ मटेरियल आएगा वो लेबर कॉस्ट आ जाएगी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और ये आपकी उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। उसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे, अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दोगे। अब सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे आएगी, जो दूसरे डिपार्टमेंट से माल आया, ऑफकोर्स ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ऑलरेडी आया होगा, यानी कि इसमें ऑलरेडी दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, इसके लिए ये कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक इन प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके ऊपर रॉ मटेरियल खर्च करेंगे, उसके ऊपर लेबर कॉस्ट खर्च करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्ट कॉस्ट खर्च करेंगे, ये उस कॉस्ट की अगले सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, FIFO मेथड इज फॉलोड। FIFO मेथड मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ करंट इनपुट प्रोडक्शन में से बचा हुआ, हमेशा ये मान के चल रहा है, कंटेंट निकालने में आसानी रहती है इस बात के लिए। ठीक है, कि हम हमेशा मान के चलेंगे कि जो स्टॉक बचा हुआ है वो इस करंट प्रोडक्शन में से बचा हुआ है, तो करंट प्रोडक्शन में कंटेंट निकालना इजी हो जाता है, इसलिए हम FIFO मेथड फॉलो करेंगे। डिपार्टमेंट ट्रांसफरिंग द गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट ट्रीटेड सच ट्रांसफर एज सेल। तो आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो, अगर प्रॉफिट पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसे सेल ट्रीट करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अनलाइज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। फॉलोइंग पॉइंट क्या ध्यान में रखने हैं, पहला, क्लोजिंग स्टॉक
विद द डिपार्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। पहली बात तो वो WIP नहीं होगा। अगर मान लो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो ऑलवेज वो फिनिश गुड्स होगा, मैं उसे WIP या रॉ मटेरियल ट्रीट नहीं कर रहा, वो ऑलवेज फिनिश गुड्स मान के चलेंगे, तभी कंटेंट निकालोगे। ठीक है, ओनली करंट ईयर प्रोडक्शन इज देयर इन द क्लोजिंग स्टॉक। फिफो मेथड मैंने बता ही दिया कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमेशा फिफो मेथड बेस्ड है। ओपनिंग तो बिक गया होगा, जो करंट में बचा हुआ वो करंट जो खर्चे हैं उसके हिसाब से आया है। अंडरलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फर्स्ट डिपार्टमेंट का कैसे निकालोगे? फर्स्ट डिपार्टमेंट का के स्टॉक में कोई अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसने तो मार्केट से खरीदा होता है और मार्केट का प्रॉफिट हमें कॉस्ट बनानी पड़ती है, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रॉफिट अंडरलाइज नहीं रहता। नेक्स्ट डिपार्टमेंट के केस में अंडरलाइज प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, उसके बाद कंटेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। कंटेंट रेशियो का मतलब होता है कि उसके जितने खर्चे हुए हैं इस करंट के डिपार्टमेंट बी के करंट ईयर में जितने भी खर्चे हुए हैं उसमें से सपोज करो 10 लाख का खर्चा डिपार्टमेंट बी ने करंट ईयर में किया है, ओपनिंग को छोड़ दो, उसमें 4 लाख पिछले 4 लाख के गुड्स पिछले डिपार्टमेंट के 40% हो गया। मान लीजिए टोटल खर्चा डिपार्टमेंट बी ने 10 लाख किया है, ठीक है, उसमें से 4 लाख का जो गुड्स है वो पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट डिपार्टमेंट किया उसका 40% है वो पिछले डिपार्टमेंट से आया, तो वो कंटेंट रेशियो होगी। इसका मतलब जो ये क्लोजिंग स्टॉक आया है इसमें भी 40% पिछले डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है, और पिछले डिपार्टमेंट की प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन में जो भी हमने किया है ये गिवन थी कंटेंट रेशियो 20%। इस क्वेश्चन में ये कंटेंट रेशियो गिवन थी 20% कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो पिछले डिपार्टमेंट का है वो निकालना है आपको। ये बी डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें प्रीवियस का कंटेंट निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया था, तो कंटेंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी, ना गिवन होती तो निकालनी पड़ती। कैसे निकालते हैं? टोटल डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हुआ है, जिसकी स्टॉक में गुड्स पड़े हुए हैं उस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा, उस टोटल में से पिछले डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है उसके हिसाब से कंटेंट रेशियो आप निकाल लोगे, और पिछले डिपार्टमेंट के प्रॉफिट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अनलाइज प्रॉफिट आ जाएगा डिपार्टमेंट ए का। अब मान लीजिए डिपार्टमेंट सी में भी अंडरलाइज प्रॉफिट होगा। डिपार्टमेंट सी में जो अंडरलाइज प्रॉफिट होगा वो पहले हम डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे फिर ए का निकालेंगे। तो पहले हम बी का निकालते हैं। हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक सी का कितना है, इतना, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट सी का इतना है। अब उसमें बी का कंटेंट निकालना पड़ेगा। कंटेंट की रेशियो अक्सर दी होती है, नहीं भी दी होगी तो डिपार्टमेंट सी के खर्चे निकालेंगे टोटल। मान लीजिए 20 लाख है, उसमें से बी से कितने गुड्स आए हैं, मान लीजिए 10 लाख है, 50% बी का कंटेंट है सी में, सी के खर्चे में, तो सी के क्लोजिंग स्टॉक में भी बी का 50% का कंटेंट होगा। तो आ गया ये कंटेंट रेशियो। मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास सी के स्टॉक में बी का कंटेंट आ जाएगा, तो बी ने इस पे प्रॉफिट कमाया होगा, बी की प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके बी का अंडरलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब जो बी का कंटेंट होगा सी के स्टॉक में उसने भी तो ए से माल लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी हम प्रॉफिट निकालेंगे। कंटेंट में कंटेंट, अंडरलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी। अब सी के पास बी का और बी के स्टॉक में ए का कंटेंट होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी निकालेंगे, उसमें कंटेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का सेल प्राइस आ गया है ना, उसमें से अंडरलाइज प्रॉफिट हम लोग माइनस कर देंगे किसका, बी का, तो बी की कॉस्ट आ गई। बी की कॉस्ट में अब ए का कंटेंट निकालना है, कंटेंट से मल्टीप्लाई करोगे ए का कंटेंट आ गया, और उसके ए के जीपी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी जो सी के स्टॉक में वो निकल जाएगी। इस तरीके से होता, क्लियर। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके है नहीं मटेरियल में, लेकिन निकालना तो ऐसे निकालना है। पहले हम लोगों ने सी के स्टॉक में मेन होता है, सी के स्टॉक में बी का कंटेंट निकालो और उस पे बी की प्रॉफिट निकाल लो, बी का अंडरलाइज प्रॉफिट आ गया। अब जो बी का आपने सेल प्राइस निकाला, बी का कंटेंट निकालना है, उसमें ए का भी तो पार्ट जुड़ा होगा, तो पहले बी के सेल प्राइस में से बी का प्रॉफिट निकाल दो, वो बी की कॉस्ट आ गई। इट्स लाइक क्लोजिंग स्टॉक टू बी, उसमें ए का कंटेंट निकाल लो और फिर ए का अंडरलाइज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, वो हो जाएगा। जर्नल एंट्री मैंने बता ही दिया, जर्नल एंट्रीज ऑफ क्लोजिंग अंडरलाइज प्रॉफिट, जर्नल P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। और सेम स्टॉक जब अगले साल बिक जाएगा तो एंट्री आएगी ओपनिंग स्टॉक और अंडरलाइज प्रॉफिट इज आल्सो ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ जनरल P&L। ये ट्रांसफर आप लोगों ने जनरल P&L में ही करना है, ठीक है,
टोटल पीएनएल, जनरल मतलब डिपार्टमेंटल पीएनएल में नहीं, टोटल पीएनएल जो बनेगा उसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। इफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज नॉट गिवन, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसमें भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है, नहीं गिवन है, तो हम क्या मानेंगे कि सेम रेशियोज जो क्लोजिंग में फॉलो हो रही है वही ओपनिंग में भी फॉलो हो रही है, तो हम ना स्टॉक रिजर्व नेट करके निकाल लेंगे। नहीं समझे? ओपनिंग का स्टॉक पता है, ओपनिंग का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो होगा ना, जो पिछले साल क्लोजिंग बने होंगे, क्लोजिंग का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो ओपनिंग का भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रहा होगा, तो ओपनिंग का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस बार पीएनएल में क्रेडिट साइड में आना चाहिए और क्लोजिंग का पीएनएल में डेबिट साइड में आना चाहिए, यही होता है ना। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है एबीसी का और क्लोजिंग भी गिवन है, क्लोजिंग का तो कंटेंट निकाल लेंगे, सब कुछ पता है, ओपनिंग का कैसे निकालोगे? तो मान के चलेंगे कि ओपनिंग की कंटेंट रेशियो और ओपनिंग की जीपी रेशियो वही है जो क्लोजिंग की है, तो एक काम करेंगे ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके नेट करेंगे और उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग सीधा ही नेट कर देंगे, वो निकाल लेंगे, वही लिखा हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि इफ ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज नॉट गिवन देन कंप्यूट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक अज्यूमिंग सेम कंटेंट रेशियो, सेम जीपी रेशियो एज यूज फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सेम जैसे क्लोजिंग पे निकालोगे वैसे ही ओपनिंग पे निकाल दो, और कहते हैं कि आप नेट करके भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ओपनिंग का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पता है फिर तो चुप करके उससे जनरल पीएनएल में बाय वाली साइड ही जोड़ दें, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं यहां पर, ये वाला क्वेश्चन हो गया और उसके बाद हमारा है क्वेश्चन ये वाला, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही। ऑलमोस्ट आई थिंक एक क्लास और या ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस और लग जाएंगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कोई डाउट होगी तो स्पेसिफिकली पूछना चाहते हुए तो पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं स्टडी मटेरियल में जो भी मटेरियल होगा उसको डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू।